हम्म। इन्वेंट्रीज क्या होती है और हम इसे बुक्स में कैसे लाते हैं, यहां से शुरू करते हैं जरा। पहली बार इन्वेंट्री बुक्स में कब आती है? बोलो। तो गुड्स परचेज करते से इन्वेंट्री की एंट्री हो जाती है। बुक्स में लाने की बात हो रही है, बुक्स में जब रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री तब की बात करना। गुड्स परचेज पे तो गलत बात है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ये इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक अकाउंट नहीं है। और सोचो। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? पहले पहले मतलब बोलो, तब समझ में आएगा तुम्हें इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है। अनसोल्ड गुड्स। लाइंग विथ कंपनी। कंपनी कह लो, फर्म कह लो, जो भी है। अनसोल्ड गुड्स जो हमारे साथ रह गया, हम्म, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्रीज। फिर पूछ रहा हूं, इन्वेंट्रीज की पहली एंट्री कब करी है तुमने? कब लाए हो बुक्स में? तभी तो लाओगे जब इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक। पहली बार ओपनिंग स्टॉक आता है? कैसे आता है ओपनिंग स्टॉक, पहली बार बताना जरा। जर्नल एंट्री बता जरा ओपनिंग स्टॉक की। हम्म। ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बताओ। ट्रेडिंग पता है तेरे को किस दिन बनता है? ट्रेडिंग में आता नहीं है, ट्रेडिंग में तो क्लोज होता है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में तो क्लोज होता है ओपनिंग स्टॉक। एंट्री क्या करता है तू ओपनिंग स्टॉक की? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ये बन रहा है ओपनिंग स्टॉक, असेट डेबिट हो रही है, ये बुक्स में आ रहा है, ये बुक्स में आने की एंट्री है। फिर तो ये बात भी गलत है। सोचो, 2 साल अकाउंट पढ़ लिया और ये सवाल तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, है कि नहीं? और मैंने बताया होगा तो तुमने सोचा होगा यार सर फोकट डिटेल बात कर रहे हैं, अपने को क्या करना, आंसर तो आ रहे हैं अपने। परचेज से नहीं आती। ओपनिंग स्टॉक की जो एंट्री तुम बता रहे हो वो तो इन्वेंट्री को बुक्स में लाने की एंट्री नहीं है। ये इन्वेंट्री बंद थोड़ी रही है। और सोचो। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, कंटिन्यूअसली तुम परचेज करते रहे, सेल करते रहे, परचेज करते रहे, सेल करते रहे। आखिरी दिन आया, आखिरी दिन तुमने देखा तुम्हारे पास कितने अमाउंट का स्टॉक पड़ा है। पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उस साल की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। इस दिन 31 मार्च को जब स्टॉक देखा, क्या वो रिकॉर्डिंग में आया था आज तक, 31 मार्च तक? नहीं। 31 मार्च को पहली बार पता चला कि यार इतना गुड्स बच गया है और आज हमारा साल खत्म हो गया है। ईयर एंड होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर एंड? बोलो बोलो। क्या बोलते हो? 31 मार्च पहली बार आई तो मुझे याद आया कि यार आज तो अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करने का मतलब है कि मैं प्रॉफिट असर्टेन करना चाहता हूँ। प्रॉफिट असर्टेन करना चाहता हूँ, इसी को बोलते हैं कि बुक्स क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कौन से वाले आइटम्स हो जाते हैं? रेवेन्यू आइटम्स क्लोज हो जाएंगे। रेवेन्यू आइटम्स का मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम, और इसका रिजल्ट हम प्रॉफिट में निकाल लेंगे। असेट लाइबिलिटी का क्या होगा? उसी दिन सारी असेट लाइबिलिटी बैलेंस कैरेट डाउन होगी। हमारे पास बिल्डिंग थी, लैंड था, जो भी फिक्स असेट थी वो थी, और करंट असेट थी, डेटर दिख रहे थे। 31 मार्च वाले दिन जिन लोगों से पैसे लेना बाकी है फ्यूचर में, वो सब डेटर में चले गए, पैसे देना बाकी है वो क्रेडिटर में चले गए। उसी दिन हमें ये दिखा यार कि हमारे पास तो स्टॉक पड़ा है। इसको हमने बोला था क्लोजिंग स्टॉक। और तुम्हें याद आएगा कि हमारे ट्रायल बैलेंस में इसका नामो निशान नहीं था, क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस में परचेज और सेल थी। इसी गुड्स को जो परचेज कर करके और सेल कर करके जो यूनिट्स हमने परचेज की थी माइनस जो हमने यूनिट सेल की थी, उसी में से तो ये बचेगा।
हो सकता है कि ये जीरो हो, कुछ भी एक भी यूनिट ना बची हो, पर हो सकता है कि इसके अंदर 300 यूनिट बची हो, 800 यूनिट बची हो, समथिंग लाइक दैट। उस 300 यूनिट की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि नहीं हमें? इसको पहले रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट्स तो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। तो रुपी में कन्वर्ट करके ये कितने रुपए का स्टॉक बनता है वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसकी एंट्री हम करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे, विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थे, और उसमें या विदाउट एडजस्टमेंट में भी क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया होता था। इसकी एंट्री ही इस डेट पे हुई थी पहली बार, 31 मार्च को, और इसकी एंट्री मैंने कराई थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग क्यों हुआ था, उसका भी रीजन था कि भाई मेरा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो बन रहा है, आज तो मैं इसके पैसे दे नहीं रहा, ये तो असेट बस मुझे मिल गई है, बची बची कुछ ही असेट है, ये तो परचेज और सेल का जो रिजल्ट रहा, जितनी यूनिट मेरे पास बच गई लास्ट डेट पे, उसकी वैल्यू है। इसको तो मैं बुक्स में लाया नहीं आज तक। तो 31 मार्च को ही ये पता चली है, तो भाई इसके पहले मैं ले कैसे आता? तो ये वो इवेंट था। देखो रिकॉर्डिंग तो इवेंट पे ही होती है, क्योंकि आज हम बुक्स क्लोज कर रहे थे, इसलिए ये एक इवेंट हुआ। इस इवेंट पे मुझे एक असेट रिकॉग्नाइज हुई, और इस असेट के रिकॉग्निशन की वजह से मैंने इसे रिकॉर्ड ही आज किया है। और इस एंट्री के दो इम्पैक्ट जाएंगे, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है 31 मार्च को, बाकी सबकी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, सबके डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हम समझ चुके हैं, और वो वाला चैप्टर याद करो तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को क्योंकि आज ही रिकॉर्ड किया है, तो ये डेबिट बैलेंस बन के आएगा, और इसकी एंड मैं अगर स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा तो डेबिट साइड पे टू क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, और ये बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, और ये बैलेंस कैरिड डाउन ही हमें बैलेंस शीट में दिखता था। दूसरा रेफरेंस इसका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये जो रेफरेंस है ये असेट में दिखेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? जर्नल वाले चैप्टर में भी, 11th के जर्नल वाले चैप्टर को याद करो, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कराई थी, और यही कराई थी, और मैंने कहा, मैंने बाद में कराई थी ये समझा के कि यार देखो जब तक तुम बुक्स क्लोज करना नहीं सीखोगे ये एंट्री समझ ही नहीं आएगी। क्या बोलते हो? ये रेफरेंस सब समझ में आया कि नहीं आया? पहली बार क्लोजिंग स्टॉक लास्ट डेट पे पता चलता है। और फिर मैंने ओपनिंग एंट्रीज सिखाई थी तुम्हें। ओपनिंग एंट्रीज क्या थी? सारी असेट डेबिट कर दो 31 मार्च के बाद, जब 1 अप्रैल आएगा तो सारी लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो। और वो कुछ नहीं होता था, इसी का रेफरेंस हम यहाँ पे लेजर में एक्सटेंड करके दिखाते हैं कि एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं। एक्चुअल में पहले एंट्री होती है, बाद में हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं ना लेजर में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस ओपनिंग एंट्री की वजह से होता था। आएगा समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक जो आज का क्लोजिंग है 31 मार्च का, नेक्स्ट 1 अप्रैल का वही ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक सीधे रिकॉर्ड नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक इस ओपनिंग एंट्री की वजह से आता है। बुक्स में स्टॉक कभी भी ओपनिंग कभी पहले आ ही नहीं सकता, हमेशा पहले साल का क्लोजिंग आया होगा, फिर दूसरे वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बना, दूसरे साल का क्लोजिंग आएगा, वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बनेगा। ओपनिंग तो केवल रिफ्लेक्शन है कि लास्ट डे पे क्लोजिंग क्या हुआ था, वही आज ओपन हो जाएगा। सारी टाइप की एसेट, फिक्स एसेट हो या स्टॉक हो। पर फिक्स एसेट उस दिन आई थी बुक्स में जिस दिन हमने खरीदी थी, स्टॉक कभी नहीं खरीदा, सीधा परचेज अकाउंट डेबिट किया था उसके लिए हमने। समझ में आता है क्या? तो सवाल ये है मेरा फाइनली, ये कितने रुपए पे रिकॉर्ड होगा? मैं इसे खरीद के लाया नहीं हूं आज, खरीदा था तब तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया था मैंने रुपीस पे। ये 300 यूनिट कितने रुपए पे रिकॉर्ड होगी? अब याद करो, एक वर्ड तुमने पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, इस पे रिकॉर्ड होगा ये। और याद करो हमने इसको कई बार किया है इस एंट्री में यूज। जब क्वेश्चन में उसने ऐसा किया कि एनआरवी और कॉस्ट दोनों दे दिए, तो हमने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड किया था इसको। तो ये किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये कहानी कौन से प्रिंसिपल से निकलती है? प्रूडेंस प्रिंसिपल से निकलती है। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने लॉसेस को रिकॉग्नाइज करो, प्रॉफिट्स की चिंता या गेन की चिंता मत करो, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक वो रियलाइज ना हो। और लॉसेस को तो एंटिसिपेशन पे ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, गेन्स को तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो
एक्चुअलाइज होते हैं, जब वो रियल में हमें मिलते हैं, रियलाइज होते हैं। और लॉस को तो कभी भी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो अगर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो डाउन चली गई है कॉस्ट से, तो एनआरवी पे रिकॉग्नाइज कर लो। एनआरवी ये बता रही है डाउन जाने से कि आपको लॉस हो रहा है। आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 80 रुपए है, तो ये 20 रुपए का लॉस है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, 80 रुपए पे रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए एनआरवी में, आपने खरीदा तो 100 पे है, पर एनआरवी अगर इसकी हो गई 120, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको गेन हो रहा है। इस गेन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अब हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अरे कुछ समझा भी पाया कि नहीं? मैं ये तुमने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूं, तुम बोलोगे ना तो मैं स्लो हो जाऊंगा। बोलो। तो अपने दिमाग से सब धूल झाड़ लो। पहली बात, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी कोई एंट्री अपन ने जीवन में नहीं करी। अपन ने करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर उसकी एक्चुअल में कुछ क्वांटिटी हमने खरीदी होगी परचेज में, फिर सेल में वो बिकती रही होगी। अमाउंट अलग चीज होती है, क्योंकि सेल में उस क्वांटिटी पे प्रॉफिट एलिमेंट भी आता है, परचेज में केवल कॉस्ट एलिमेंट रहता है। इसी से तो प्रॉफिट होता है, इसी से तो हम कमाते हैं। सामान कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, कितनी क्वांटिटी लास्ट डेट पे हमारी बच जाएगी, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में कोई खरीद के नहीं आया है, बचा कुचा स्टॉक था, इसलिए उसकी एंट्री ये वाली कर दी हमने, क्लोजिंग टू ट्रेडिंग, क्योंकि उस दिन क्लोजिंग डेट थी, लास्ट डेट थी। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो असेट बन गई, क्योंकि वो फ्यूचर में हमारा उस पर ऑनरशिप है, कंट्रोल है, राइट है। तो इसको हम रेवेन्यू आइटम नहीं मान रहे हैं। ये एंट्री होने की वजह से ट्रेडिंग में दिख रहा है, ना कि क्लोज होने की वजह से। समझ आ रहा है क्या? ओपनिंग स्टॉक इस डेट पे ओपन होता है, ये लास्ट डेट पे क्लोज हो जाएगा वापस से। सर लास्ट डेट पे इसको क्लोज कहां करोगे ट्रेडिंग में? क्यों? सीओजीएस बनाने के लिए। पर क्लोजिंग कभी क्लोज नहीं होता, वो तो एग्जिस्ट, उसका तो एग्जिस्टिंग ही हमें पता चलता है किस दिन, लास्ट डेट पे। क्या मालूम क्या समझ में आया है? बोलो भाई। ये सवाल हमारे पास आखिरी में आता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल से सीखा है। हम अपने लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं, गेन्स को नहीं। एनआरवी अगर कॉस्ट से ऊपर चली जाएगी तो हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, एनआरवी अगर कॉस्ट से नीचे चली जाएगी तो एनआरवी रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लोअर। कंसेप्ट से समझा दिया? कुछ पूछना चाहते हो तो बोल दो यार। ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है कि देखो यार, या तो तुम एक, दो तरह के बिजनेस हो सकते हो, या, अच्छा, तीन हो सकते हैं वैसे, बिजनेस तीन तरह के हो सकते हैं। या तो गुड्स से रिलेटेड, पहले ऐसे बोल देता हूँ, या तो सर्विस से रिलेटेड। पहले दो कैटेगरी बना लेते हैं, हाँ या ना? बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं ना, या इनका कॉम्बिनेशन होगा, और क्या? तीसरे तरीके का बताओ। और कुछ है क्या तुम्हारे दिमाग में? कोई और बिजनेस होता हो जिसको गुड्स और सर्विस ना हो? हम्म? एक भी बिजनेस बताओ। बोलोगे नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। गुड्स और सर्विस के अलावा किसी और चीज का बिजनेस करते हो तो बताओ। नहीं। गुड्स में भी दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग। यस और नो? सर्विस बिजनेस तो केवल सर्विस बिजनेस है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए कल तुम तो लोगों को क्या दोगे? सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस रहेगा तुम्हारा, गुड्स थोड़ी दे रहे हो। डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस बिजनेस है। और डेरो, नेटफ्लिक्स, सर्विस बिजनेस है। सो ये तो एक सर्विस वाली कैटेगरी है। गुड्स की कैटेगरी में मैन्युफैक्चर, अब भाई इन्वेंट्री की बात सर्विस में तो होगी ही नहीं। अरे इसमें काय की इन्वेंट्री होगी क्या, तुम बताओ मुझे। हो सकती हो मेरे बिजनेस में, तुम्हें क्या लगता है क्या इन्वेंट्री है मेरे पास? लैपटॉप मेरी इन्वेंट्री है कि फिक्स एसेट है? फर्नीचर, फैन, जो भी चीजें मेरे पास दिखती है तुम्हें, कौन सी कैटेगरी में आएंगी? सब फिक्स एसेट है मेरी। फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट, मेरे पास कुछ है ही नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट थ्रू दैट सेल्स, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है।
देखो कितने सॉर्टेड आउट होते जाते हैं अगर हम दिमाग से सोचते जाते हैं। अब ये देखो, गुड्स में या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा या ट्रेडिंग होगा। अगर गुड्स है तो या तो मैं सीधा सामान खरीद के बेचता हूं एज इट इज। अरे हाँ या ना? यहाँ पे मेरे को प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, फिनिश गुड्स बनाना पड़ता है रॉ मटेरियल से। तो जब मैं प्रोसेसिंग करूंगा तो मेरे पास तीन तरह के गुड्स आ सकते हैं। एक हो सकता है रॉ मटेरियल, एक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक हो सकता है फिनिश गुड्स। फर्नीचर के लिए केवल मेरे पास लकड़ी और एंगल है, लोहे के। WIP प्रोसेसिंग चालू कर दी है, फर्नीचर बनाना चालू कर दिया, लेकिन अभी वो मिडिल स्टेज में है, वो कंप्लीट गुड्स नहीं बना है, रेडी फॉर सेल नहीं है। तब तक वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तो यार ये बात बहुत अच्छे समझाई थी मैंने। अरे इसमें लेबर और एक्सपेंस भी लगा लो मटेरियल के ऊपर, पर पूरा नहीं हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। इसमें केवल मटेरियल था, इसमें लेबर और एक्सपेंस, और इसमें कंप्लीट कॉस्ट निकाल देते हैं हम। मतलब क्योंकि हम, हमारा गुड्स रेडी फॉर सेल हो गया है। 100% कंप्लीट। जब 100% कंप्लीट होगा तब फिनिश गुड्स कहलाएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो यार। तो ट्रेडिंग में एक ही तरह का गुड्स होगा, कौन सा? फिनिश गुड्स। इसीलिए 11th में हमने ये मगजमारी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि 11th में हमारे पास जितने क्वेश्चंस थे, ज्यादातर जो तुमने प्रैक्टिस किए थे वो केवल किसके थे? ट्रेडिंग कंसर्न के थे। एक ही तरह का गुड्स था, क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स। लेकिन अगर सोचो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो हमारे पास तीन तरह के स्टॉक होंगे, और तुम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो और तीनों तरह के स्टॉक तुमने लिखे थे, याद करो। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग WIP और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। यहाँ पे एक ही तरह का होता है। क्या ये भी सॉर्ट आउट हो गया दिमाग में? इन्वेंट्री कब बुक्स में आती है, कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कितने टाइप की इन्वेंट्री तुम्हारे पास हो सकती है। सबसे ज्यादा टाइप की इन्वेंट्री तब होगी जब तुम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे। सर्विस के केस में तो इन्वेंट्री होगी ही नहीं, और ट्रेडिंग में एक ही तरह की इन्वेंट्री होगी। इतनी कहानी भी क्लियर हो गई। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, समझने के लिए तुम्हें काम आया। हालांकि मैंने इतना खिचड़ी बना के समझाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सीखो। चलो, अब देखो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। यस और नो? मैं एक काम करता हूँ, इसकी खिचड़ी थोड़ी सी साफ कर देता हूँ, अपन अपने नया काम करेंगे। हटा दो इसको। मैंने पिछली बार जिससे समझाया होगा उससे बेटर ही समझाऊंगा मैं तुम्हें। चलो, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। इसके अलावा सर यहाँ तो दो नाम और लिखे हैं इन्वेंट्री में। हाँ, एक्चुअल में ये हेल्प करते हैं हमें रॉ मटेरियल बनाने में, सॉरी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में, जैसे स्टोर्स और स्पेयर्स। ये स्टोर और स्पेयर में आएंगे, जैसे नट बोल्ट्स, लूज टूल्स। याद आया क्या? लूज टूल्स, वो सब स्टोर और स्पेयर है, वो इन्वेंट्री का हिस्सा है। अरे दिखाते भी करंट असेट में थे, उसको याद करो। पैकिंग मटेरियल, ये पैकेजिंग का सामान है, गुड्स नहीं है। गुड्स की पैकिंग के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पॉलीथीन, जो भी चाहिए तुम्हें, वो भी आप मेंटेन करते हो गुड्स को रेडी फॉर सेल बनाने के लिए। तो इसलिए पैकिंग मटेरियल भी इसमें आता है। तो तीन नाम ये, और इस चैप्टर ने हमें दो नाम और सिखा दिया, क्योंकि अब हम डिटेल में केवल इन्वेंट्री ही समझ रहे हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में पांच तरह की इन्वेंट्री हो सकती है, इस तरह से समझना है। तीन तो बहुत ईजी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हम ऑलरेडी बनाना सीख गए हैं, तो हम जानते हैं रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ये तीन हम, ये दो हम नए सीख रहे हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और पैकिंग मटेरियल। ये दोनों की भी इन्वेंट्री हो सकती है आपके पास। इन्वेंट्री मतलब गुड्स लाइंग विथ यू, इस कैटेगरी का। कोई डाउट? ट्रेडिंग कंसर्न में तो एक ही तरह की इन्वेंट्री होती है, ट्रेडेड गुड्स, जिसको तुम फिनिश गुड्स भी कह सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी टू सेल ही होता है। टीवी खरीद के टीवी बेच रहे हैं,
ट्रेडिंग बिजनेस है। कोई डाउट? कोई डाउट? अब इस चैप्टर में हम जिस तरह से टॉपिक्स को समझेंगे उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। नीचे हम बहुत डिटेल में हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाम का टॉपिक है ये। वैल्यूएशन वर्ड वही था जो मैंने शॉर्टकट में, जो बेसिक तुम्हें समझा रखा है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वैल्यूएशन मतलब होता है कि आप अपने स्टॉक की, सपोज आपके पास 1,000 यूनिट्स पड़ी हैं, तो आप इस 1,000 यूनिट्स की वैल्यू क्या लोगे? अरे ये तो क्वांटिटी हो गई, कि बचपन से सिखाई ये सब बातें मैंने तुमको। क्वांटिटी, रेट या प्राइस कह लो, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तब बनती है वैल्यू। तो सवाल हो रही है वैल्यूएशन की, मतलब आप वैल्यू कितनी लोगे इसकी। इस क्वांटिटी को कौन से रेट से मल्टीप्लाई करें, कौन सी वैल्यू माने जो हम बुक्स में लेके जाएं, कॉस्ट पे लेके जाएं या रेवेन्यू एनआरवी पे लेके जाएं, और कौन सी मेथड्स होती हैं उनके अलावा, हम वो सारी यहां पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेस बना रहा है आगे जाके आईपीसीसी में, या इंटरमीडिएट बोलते हो तुम तो, इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट का। बात समझ में आ रही है? हेलो। हम्म। ये वर्ड पढ़ा है बचपन में कभी? हिस्टोरिकल कॉस्ट्स पढ़ा है कभी? अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, अकाउंट्स के डिसएडवांटेज में भी पढ़ा था ये हिस्टोरिकल वर्ड, कि हम जो भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं ये हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही रह जाता है। क्योंकि जब हमने जैसे बिल्डिंग परचेज की होगी तब वो 10 लाख की थी, तो आज भी हमारी बुक में वो 10 लाख की दिख रही होगी, जबकि दुनियादारी के हिसाब से वो पता नहीं उसकी वैल्यूएशन कहाँ चली गई होगी। मैंने आज से 5 साल पहले खरीदी थी भाई, हमारा तो नियम ये है कि जब भी फाइनेंशियल वैल्यू का लेन देन होता है तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद जब से हमने उस बिल्डिंग को खरीदा या लैंड को खरीदा, उसके बाद से कोई फाइनेंशियल इवेंट हुआ ही नहीं उस असेट को लेके। ना हमने बेची, ना हमने उसमें कुछ एड ऑन किया, तो वो तो उतने पे ही खड़ी होगी। अगर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा तो कंटिन्यूसली गिर रही होगी, अगर वो डेप्रिसिएबल असेट होगी तो। और अगर लैंड जैसी असेट होगी तो वो तो गिर भी नहीं रही होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इन्वेंट्री मतलब ये अपने नॉर्मल स्टॉक पे भी लग जाता है। जब मैंने स्टॉक खरीदा होगा उसी कॉस्ट, उस दिन परचेज अकाउंट डेबिट करके मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया होगा, और वो उसी प्राइस पे मेरे बुक्स में चल रही है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो वर्ड आता है, अच्छा ये डिसएडवांटेज है क्योंकि हम मार्केट के एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल लेवल या एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू से दूर रहते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, मतलब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन को दो पार्ट में बांटेंगे, कि हम या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलेंगे या हम नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट को पहले पकड़ो, केवल एक ही आंसर है इसका, एक ही टेक्निक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आपकी कंपनी कौन सी कॉस्टिंग मेथड यूज करती होगी, हिस्टोरिकल या नॉन हिस्टोरिकल, या आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, और इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। हेलो। अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट में भी ये पॉलिसी वर्ड पढ़ा था हमने। एक होते हैं प्रिंसिपल, एक होती है पॉलिसी। प्रिंसिपल सारे फॉलो करने होते हैं, पॉलिसी हम अपनी मर्जी की बनाते हैं, और जब हम बनाते हैं तो फिर कंपनी उसको कंटिन्यूअसली आगे फॉलो करती है। पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान। ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरे नंबर पे पढ़ा था प्लानिंग वाले चैप्टर में, पॉलिसी, फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर डिसीजंस आर टर्म्ड एज कंपनी पॉलिसी। नहीं आया समझ? कंपनी अपनी वर्किंग के लिए हर सेगमेंट पे पॉलिसी बनाती है। वो प्रोडक्शन को लेके पॉलिसी बनाती है, वो मार्केटिंग को लेके पॉलिसी बनाती है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके पॉलिसी बनाती है। वैसे ही कंपनी अकाउंटिंग को भी लेके पॉलिसी बनाती है। और कंपनी जब पॉलिसी बनाती है तो वो ये तय करती है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे अपनी स्टॉक्स का, या नॉन हिस्टोरिकल बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे अपने स्टॉक्स का। तो आपकी कंपनी अगर इस पॉलिसी पे यार, अकाउंटिंग की पहली पॉलिसी नहीं पढ़ रहे हो तुम, और भी पढ़ चुके हो? बताऊं कहाँ? डेप्रिसिएशन में तुमने पॉलिसी पढ़ी थी। एसएलएम फॉलो करोगे या डब्ल्यूडीवी? तुम्हारी कंपनी को जो सूट करती होगी मेथड, आप उस पर जा सकते हो ना। और केवल दो थोड़ी है अब तुम्हारे दिमाग में, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एन्यूटी मेथड है, वो कौन सी थी, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड है।
प्रोडक्शन आवर्स मेथड है, कितनी मेथड है, ये सब क्या थी। आप कौन से तरीकों से डेप्रिसिएशन लगाओगे ये कंपनी आपकी खुद डिसाइड कर रही है, ये प्रिंसिपल नहीं है कि फॉलो करना ही पड़ेगा, कि एसएलएम ही लगानी पड़ेगी। वो प्रिंसिपल नहीं था, पॉलिसी थी। डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ये प्रिंसिपल है एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। पर कौन सी मेथड से लगाना पड़ेगा ये तुम्हारा डिसीजन है। और कंपनी जब ये डिसीजन ले लेती है तो इसको हम कहेंगे कि कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली है और हर साल ये पॉलिसी फॉलो होगी। इवन अगर मैं और डिटेल में घुस जाऊं और तुमको ये बोलूं कि कंपनीज के केस में, किसके केस में, कंपनीज के केस में, हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, कंपनीज के केस में अगर आपको क्या कराना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है, और ऑडिट की रिपोर्ट शेयर होल्डर को प्रेजेंट करनी पड़ती है। आपके अकाउंट्स में आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन होनी चाहिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने डेप्रिसिएशन इस मेथड से इसलिए लगाया क्योंकि ये हमको सूटेबल है। और अगर आपने वो मेथड फ्यूचर में बदली, उसकी अकाउंटिंग करी है हमने। जैसे आप यूजफुल लाइफ बदल रहे थे, आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल रहे थे, तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने पे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हम पॉलिसी बदल रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन इन्वेस्टर के, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। आपके प्रॉफिट हिल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आई बात। ऐसे ही तो अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कई बार वर्ड, सॉरी, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कई बार हमने वर्ड पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, वो क्यों हो गया अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन। आपने कोई एक मेथड लगाई होगी, उस हिसाब से वैल्यूएशन अलग आया था, और जो सही मेथड थी उस हिसाब से वैल्यूएशन अलग आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि गलती कर दी। कोई नया नया मैनेजर रखा, हमारी कंपनी की पॉलिसी चल रही थी नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब हमको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के हिसाब से वैल्यू करनी थी अपने स्टॉक की, कि हमारी 1,000 यूनिट कितने रुपए पे आएगी। उसने पट्टे ने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगा दी, तो ये हो गया एरर। वो जिस कंपनी से आया था उस कंपनी में इस तरह की कोई मेथड चलती, फीफो लीफो, उसने वो लगा दी, लगनी ये थी। तो ये रेक्टिफिकेशन में हमने सुधारी फिर उसको। पार्टनरशिप में भी इसको पढ़ा था, एरर कर दिया है हमने। हमारा स्टॉक अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू चल रहा है, या लगातार चला आ रहा था और वो सही तरीका नहीं था, नया मैनेजमेंट आया उसने बोला यार ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो जैसे हमने वहां पढ़ा था कि जो भी इम्पैक्ट है फ्यूचरिस्टिक दे देंगे अब हम, जैसे वो फिक्स एसेट में दे दिया था। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आप भविष्य से जो है अपनी मेथड बदल रहे हो, तो भविष्य से बदल रहे हो तो वहां से आगे का डेप्रिसिएशन अलग वैल्यू पे निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कहानियां बनने वाली हैं। मैं एक ओवरऑल कैनवास बना रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कि आखिर ये टॉपिक और इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो हमें ये पढ़ना है कि हमारी कंपनी कौन सी मेथड फॉलो कर रही है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ये तुम्हें थ्योरेटिकली तो ये सारी बातें काम की है, इसलिए मैं ये सब कनेक्शन बना रहा हूं तुम्हें। लेकिन प्रैक्टिकली मेथड बता दी जाएगी कि आप एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड फॉलो करोगे, और इस मेथड को फॉलो करके तुमसे ये निकलवाया जाएगा कि वैल्यू कितनी आएगी, वो हम सीखेंगे। ये बता दिया जाएगा कि आप फीफो लीफो या वेटेड एवरेज कोई सी एक मेथड फॉलो कर रहे हो, और आपसे ये बोला जाएगा कि चलो कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। रिकॉर्ड तो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। ओपनिंग स्टॉक तो केवल कैरी फॉरवर्ड था क्लोजिंग का, अगले साल ओपनिंग बन गया वो। याद है वो जब अपन ने सुधारा था ना अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ये सब, तब हमने जो क्लोजिंग निकाला था हम बोलते थे यही बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग। ऐसे ही सोच सोच के क्वेश्चन किए थे। याद है कि भूल गए हो। तो ओपनिंग का तो एग्जिस्टेंस ही केवल लास्ट डे पे जो क्लोजिंग था उसकी वजह से। रिकॉर्ड तो क्लोजिंग होता है, और क्लोजिंग की मुझे यूनिट तो गिन के पता चल जाएगी एक्चुअली, लेकिन मैं वैल्यू कितनी लिखूं उसकी बुक्स में, उसके लिए ये मेथड्स हैं कि इनमें से कोई एक मेथड फॉलो करेंगे हम। उस मेथड को फॉलो करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि इसको कितने रुपए पे रिकॉर्ड होना चाहिए अकाउंट्स में। ये सार है अभी तक की बात का, कि क्लोजिंग स्टॉक वाले दिन, लास्ट डेट वाले दिन, किस वैल्यू पे हम अपनी बुक्स में अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे ताकि अपन सही प्रॉफिट निकाल सके। क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही नहीं करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक गलत, क्लोजिंग स्टॉक गलत तो जीपी गलत, जीपी गलत तो नेट प्रॉफिट गलत, तो आपने सही प्रॉफिट नहीं निकाला और आप इसके लिए पीनलाइज हो गए। क्योंकि सही प्रॉफिट निकालते तो गवर्नमेंट को सही टैक्स भरते।
कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हें ये आज़ादी देते हैं कि अपने बिजनेस को सूट करने वाली मेथड पे आप जा सकते हो, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन में अपने बिजनेस को सूट करने वाली मेथड पे जा सकते हो। अगर आपका बिजनेस माइनिंग बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस एक सॉफ्टवेयर कंपनी बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आपके डेप्रिसिएशन की मेथड सेम नहीं हो सकती। अगर आपका एक बिजनेस है जो जिसमें आप प्लेइंग एंड हायरिंग ऑफ व्हीकल वाला बिजनेस करते हो, मतलब लोगों को टैक्सी, आपका एक टैक्सी बिजनेस है, और अगर आपके पास व्हीकल है जिसके अंदर आप माइंस के अंदर ट्रक्स को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो, या अदरवाइज आपका कोई बिजनेस है जिसमें केवल डिलीवरी के लिए गुड्स यूज हो रहा है, तो आपके डेप्रिसिएशन रेट अलग हो सकते हैं व्हीकल्स पे। इवन असेट वाइज भी अपना मेथड बदल सकते हो आप, कि लैंड एंड बिल्डिंग पे आप अलग एसएलएम फॉलो करवा रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी पे आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करवा रहे हो। जो सूट करता है, जो सही एस्टिमेट बना के देगा कि कितनी वैल्यू का लॉस हो गया होगा, वो मेथड आपको फॉलो करना चाहिए। उसी तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी ऐसी है कि यहाँ पे आजादी है, तो हम यहाँ अकाउंटिंग जहाँ आजादी मिलती है ना, ये वर्ड समझो, ये बहुत काम की चीज है आगे के लिए तुम्हारे लिए। जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है यार इन्वेंट्री को सही वैल्यू करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपनी बात खत्म कर दी, मतलब प्रिंसिपल केवल क्या बोलता है, वैल्यू सही करो। अब वैल्यू कौन सी मेथड से करो ये आपका बिजनेस डिसाइड करेगा, एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी मेथड शूट करती है। इसके लिए हम बना देते हैं पॉलिसी, और वो पॉलिसी मेंशन करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और जो भी अकाउंटिंग यूजर होगा वो ये देख के समझेगा, उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हमारी ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो वो समझ जाता है कि ये सोच समझ के बनाई गई पॉलिसी और कंपनी यही फॉलो करती रहेगी आगे। अगर हम इसमें बदलाव करते हैं तो हम फिर उन्हें इंटीमेट करते हैं कि हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदली है और इससे इतना प्रॉफिट अफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे मेथड बदलेगी वैसे वैसे प्रॉफिट के आंसर बदलेंगे। तो पॉलिसी कौन सी फॉलो होनी चाहिए ये अकाउंटिंग एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो केवल ये कहता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होना चाहिए, लास्ट डेट पे होना चाहिए, एक जिस दिन लास्ट डेट है तुम्हारे अकाउंटिंग पीरियड की, सही होना चाहिए। सही तो सारे हैं, तुम्हारे बिजनेस पे कौन सा सूट करता है उसके लिए सही डिसाइड कर रहे हो, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। समझ में आ गया ये? हम्म। तो ये मेथड्स हैं, देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल याद रखनी हमेशा दिमाग को सिखाने के लिए ये वाला पार्ट पहले बोल लिया करो कि नॉन हिस्टोरिकल में तो केवल एक ही मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये मेथड कैसे काम करती है और हम इसमें कैसे वैल्यूएशन करते हैं ये हम सीखेंगे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। वैसे ही हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में भी दो पार्ट बनाए, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। इसका अंतर क्या है सर, मैं ये समझाता हूं। सपोज करो कि तुम्हारी इन्वेंट्री कैसी है, आ, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा था 1 अप्रैल को, फिर रॉ मटेरियल फिर से परचेज किया 25 अप्रैल को। दोनों रॉ मटेरियल में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि तुम फर्नीचर बनाते हो तो बार बार एक ही दुकान से तुम फर्नीचर का सामान, मतलब लकड़ी और एंगल सब एक ही जगह से खरीद के लाते रहते हो। तुम सोलर का इंस्टॉलेशन करते हो तो बैटरी लगती है, सोलर पैनल लगते हैं, बार 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 खरीदते रहते हो, और वो इंटरचेंजेबल है। जैसे माइक्रोटेक का इन्वर्टर खरीदा तुमने 5 किलोवाट का, वो पहले खरीदा था, फिर से वही माइक्रोटेक का इन्वर्टर खरीद लिया तुमने 5 किलोवाट का। इंटरचेंजेबल मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता पहले खरीदा था या बाद में खरीदा था, दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए क्या कहला रहा है, इंटरचेंजेबल। वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? इंटरचेंजेबल वाली मेथड ये है, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। और कभी कभी हम ऐसा कुछ खरीदते हैं कि यार हर बार एक नए ब्रांड का या नए टाइप का आ जाता है। जैसे हम खरीद रहे हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, कोई लैपटॉप असेंबल करते हैं या डेस्कटॉप असेंबल करते हैं, तो पहले इंटेल के प्रोसेसर्स आए थे, अब asus के आ रहे हैं। अब जो कस्टमर खरीदता है उसको बहुत फर्क पड़ता है कि आप इंटरनल का प्रोसेसर यूज कर रहे हो या asus का कर रहे हो। तो पहले हमारी जो जो असेंबलिंग चल रही थी वो इंटेल के
प्रोसेसर पे चल रही थी, अब asus पे चल रही है। दोनों जो प्रोसेसर्स हैं वो इंटरचेंजेबल नहीं है, दोनों की कैपेसिटी अलग है, दोनों के परफॉर्मेंसेस अलग है। समझ में नहीं आएगा अभी भी। और ढेरों एग्जांपल से ये बात समझा सकता हूँ, पर बेसिक बात ये है, मैं मेरे स्टॉक में अंतर ही नहीं कर पा रहा कि मैंने पहले कौन सा खरीदा है, बाद में कौन सा खरीदा है, एक ही बात है सब। ना मुझे फर्क पड़ रहा है, ना कस्टमर को फर्क पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ? ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। और अगर सबको फर्क पड़ रहा है कि ये सेम चीज नहीं है, पहले खरीदे थे वो अलग थे, ये अलग है, इनका आइडेंटिफिकेशन अलग है, इनकी पहचान अलग है। जब इनकी पहचान अलग है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगानी पड़ेगी। पुराने वो इंटेल वालों की कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी, asus वालों की कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी, दोनों के बेसिक प्राइस अलग है। वही वैल्यू हम बुक्स में चढ़ाएंगे। थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? आर्यन जी, इसके अंदर ही, अब देखो इसके अंदर भी एक ही मेथड है। तो देखो चार्ट इतना बड़ा दिख रहा है, पर मैं कह रहा हूं उसको पहले दो पार्ट में तोड़ा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल में एक ही मेथड है, कौन सी? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी जो नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है, मतलब कि जो इंटरचेंजेबल नहीं है, जो इंटरचेंजेबल नहीं है, वो एक ही मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्योंकि इंटरचेंज तो हो नहीं सकता ना। हेलो यार, नाम से समझ में आ रहा है। और ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि भैया हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट का तो नाम ही नहीं है इसमें, तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर दो अपनी वैल्यू को। नाम से समझ में आ रहा है कि ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट की मेथड है। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल ही नहीं रहे, हम तो सेलिंग प्राइस पे चल रहे हैं। कितने का माल बिक रहा है, मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, आज कितने का बिक रहा है, मैं उस मेथड पे जा रहा हूं। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कहां से हो गई? एनआरवी पे जा रहा हूं। समझ नहीं आई बात? हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी फिर बोला कि यार स्टॉक ऐसे, कुछ कंपनियों में इस तरह का स्टॉक हो सकते हैं कि भैया वो बार बार बदलते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है, दोनों की पहचान अलग अलग है, पहले कौन सा खरीदा था और अब कौन सा खरीदा है, इनको एक ही यूनिट नहीं बोल सकते, इनको ये नहीं कह सकते कि इन सबको मिक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म? और इजी एग्जांपल दो, तुम्हारे पास गेहूं है, तुम्हें पता है गेहूं के टाइप कौन कौन से होते हैं? या चावल है, चावल के टाइप पता हो तुम्हें? बोलो बोलो। अरे गेहूं या चावल का टाइप पता है? इतना नहीं पता है बस। एक बासमती आता है, बासमती में एक पूरा चावल आता है, एक उसकी टुकड़ी आती है, फिर एक चूरी आती है, तीन स्टेज पे चलता है। हाँ, गेहूं में चलता है क्या नाम है, शरबती गेहूं चलता है, लोकवान चलता है, और उसके दो चार टाइप है। मैं कह रहा हूं कि अपने पास एक वो फुल वाला चावल था, टॉप क्वालिटी, उसमें अपन ने ले जाके एक चूरी मिला दी, अब वो दोनों खराब है। कस्टमर को मजा ही नहीं आएगा, बोलेगा यार कोई चावल पूरा है, कोई चावल चूरी है। तुम कभी बाजार जाते हो, कभी चावल देखा तुमने, एक ही बोरी के अंदर इस तरह के मिक्स चावल होंगे, कौन खरीदेगा? अरे भाई, जिसको खरीदना है पूरा चावल वो पूरा चावल खरीदेगा, जिसको चूरी खरीदनी वो चूरी खरीदेगा। तो अगर तुम्हारा पास गोडाउन हो चावल का, और तुम्हारे एक रूम के अंदर चावल भरा हो, और उसके अंदर पूरा वाला चावल है, तुम इधर से चूरी लेके आए और उसके अंदर डाल दोगे क्या? इंटरचेंजेबल है क्या ये दोनों स्टॉक तुम्हारे? लेकिन आपका बिजनेस में आप एक ही टाइप के चावल का बिजनेस करते हो, कंप्लीट पूरा नवा वाला चावल, बासमती। तो उसमें क्या, उसमें तो हम उसी के अंदर डाले जाओ, जब भी खरीद के लाओ उसी के अंदर डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। आपका स्टॉक हो गया इंटरचेंजेबल। अभी भी नहीं आया समझ में? वो दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है, मैं नहीं मानूंगा। कब से बोल रहा हूँ बताओ? तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट की मेथड का नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट की मेथड का नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। चूरी अलग से आइडेंटिफाई होगी, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, पूरा चावल अलग से आइडेंटिफाई होगा, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। इसीलिए क्या नाम पड़ गया? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और ये वो कचरा है, बोले कि सब एक वही पड़ा है सर, एक ही जगह स्टॉक रखते हैं हम, तो अलग अलग रखते ही नहीं, क्योंकि हम एक ही टाइप का गुड्स का बिजनेस करते हैं और वो इंटरचेंजेबल, सब उसी में मिक्स करते रहते हैं। हम्म? दूध का बिजनेस करते हो तुम, वो भी कई कैटेगरी का आता है, हाई फैट, लो फैट, सब मिक्स कर देंगे क्या अपन? नहीं, ये वाली मेथड चलेगी। पर हम तो एक ही टाइप के बिजनेस, दूध में बिजनेस करते हैं सर। हाँ, तो फिर ये लो,
इंटरचेंजेबल वाली मेथड लगा लो। पता है ये क्या है? फीफो लीफो, वेटेड एवरेज। अब मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें और समझ में आएगा कि ये इंटरचेंजेबल पे क्यों लग रहा है। हम ऐसे मजाक करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये अपन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो स्टॉक पहले खरीदा जाएगा वो पहले बेचा जाएगा। इस नियम पे चलो। तो इससे क्या होता है, जैसे 1 अप्रैल को स्टॉक खरीदा तुमने, कितने का? 100 यूनिट खरीद के लाए हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 रुपए के रेट पे। 3 अप्रैल को जो स्टॉक खरीदा ना, वो 100 यूनिट आई है 12 रुपए के रेट पे। और आज मैं कह रहा हूं 5 अप्रैल को तुम बेच रहे हो 200, सॉरी 120 यूनिट सेल कर रहे हो। बताओ कौन से रेट पे करोगे? कौन से 100 यूनिट सेल, 120 यूनिट सेल कर दी, मेरे को बताओ कितनी यूनिट बची तुम्हारे पास? बची वाली कहानी तो स्टॉक वैल्यूएशन है। 80 यूनिट बची, रेट कौन से रेट की? अब ये जो सवाल का जवाब तुम दे पाए, ये तुमने फॉलो की क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओ दूसरे वाले भाई साहब, स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसे निकल रही है इसमें, क्योंकि ये क्या थी? इंटरचेंजेबल थी, इसे तुम भेदभाव नहीं कर रहे हो। और अगर ये इंटरचेंजेबल नहीं होती तो ये दोनों गुड्स अलग अलग होते ना। हेलो। फिर ऐसे थोड़ी होता। फिर तो कौन सा गुड्स कितना यूज किया वो बताओ एग्जैक्ट, तभी कर पाएंगे। 80 किसकी बची है बताओ एग्जैक्ट। हाँ या ना? अगर लीफो यूज करते तो तुम्हारा आंसर क्या होता? लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले वो बेचते हैं जो सबसे लेटेस्ट आया है। 10 रुपए वाली 80 यूनिट बच जाती। तो देखो मेथड पे डिपेंड करता है आपके वैल्यूएशन क्या होगा। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और ये एक जैसे गुड्स पे लगती हैं जो इंटरचेंजेबल ना हो, और हिस्टोरिकल मेथड चल रही है, हिस्टोरिकल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। आज बाजार में क्या भाव चल रहा है हम तो बात भी नहीं कर रहे हैं, हमने कितने पे खरीदा था वो बातें कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल मेथड्स वो वाली मेथड्स हैं जो हमारी परचेज प्राइस कितनी थी उस पे बातें करती है। जबकि ये वाली मेथड तो बिल्कुल ही अलग है, तो सेलिंग प्राइस पे बातें करने लगेगी। कठिन है कि बहुत कठिन लग रहा है क्या चार्ट तुम्हें? तो बता दो मुझे। एक दो बार मजाक मजाक में बनाओगे तो बात खत्म हो जाएगी। अब ये लो, वेटेड एवरेज। झगड़ा यही था ना कि 10 रुपए प्राइस है या 12 रुपए प्राइस है, मैंने तो तुम्हें वेटेड एवरेज कब से सिखाया है। अरे ये क्वांटिटी, ये प्राइस, तुम समेशन WX अपॉन समेशन W नहीं कर सकते क्या? बोलो। अरे यार, ये वेट और ये एक्स अपना प्राइस, तो आज क्या प्राइस रखें? तो समेशन WX अपॉन समेशन W कर दो। अरे 1,000 रुपये आएगा ऊपर वाला समेशन वो WX, दूसरा वाला आएगा 1,200 रुपये। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होगा ना। 2,200 रुपये, और 2,200 रुपये खर्च कर दिए हमने, डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट के लिए? 200 यूनिट के लिए 11 रुपए का रेट लगा दूंगा। हेलो सर, ये तो सिंपल एवरेज से भी 11 आ जाता। 12 और 100, 12 और 10, इसका एवरेज तो 11 ही आना था। हाँ, वो अभी मैंने मजाक कर रखा है दोनों का वेट सेम करके, अब नहीं आएगा। कुछ समझ में आया क्या? ये सब कंसेप्चुअली सिखाया था वो आलू खरीदने गए हैं और टमाटर खरीदने गए, उस एग्जाम्पल पे इक्वल वेट था, इसलिए वो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज एक ही जगह है। अब पता है वेट किस तरफ ज्यादा है? 12 रुपए की तरफ। अब ये 11 से 12 की तरफ खसक जाएगा। जो सेंटर आ रहा था ना अपना 11, उससे खसक के 12 की तरफ आएगा। कंसेप्चुअली ये बात समझ में आती है क्या? अभी भी समझाई थी ये सेंट्रल टेंडेंसी के समय मैंने। और अगर तुम्हें नहीं आ रही ना, वो आर्यन कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो गधों जैसी रट्टा मत मत लगा लेना, मैंने सब सिखाया है तुमको ये। वेटेड एवरेज प्राइस होती तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड भी एक,
उसके अंदर हम वेट को ध्यान नहीं देते हैं, केवल प्राइस का एवरेज कर लेते हैं। सब हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा पूरा कैनवास है जिसपे हमारा चैप्टर है, क्योंकि हमें वैल्यूएशन करके ही रिकॉर्ड करना है वो वाली एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझे कि नहीं समझे? वो है रिकॉर्डिंग एंट्री। ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आई? ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं होती, वो केवल ट्रांसफर एंट्री होती है अगले साल जाने की। ओपनिंग एंट्री इज जस्ट अ ट्रांसफर, जो पिछले साल से वैल्यू आई है। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या यही नहीं सीखा है हमने? अभी ऊपर बात हो गई अपनी इसकी। हेलो हेलो। हम्म। इस लेक्चर में मैंने भयंकर ज्ञान की बातें करी हैं तुमसे, और शायद मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसको सुन लेना तुम कल तक अच्छे से, और एक कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लोगे, उतना इजी लगेगी कहानी। और ये अब इन्वेंट्री तुम्हें क्लियरली समझ में आएगी कि आखिर ये अकाउंट्स में चल कैसे रही थी। किसी को नहीं आती पहली बार में 11th 12th में, धीरे धीरे ये सीए के लेवल पे ही समझ में आती है, नहीं तो हवा में ही चल रही होती है बस, हाँ ऐसा करते हैं ऐसा कर दो, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे शुरुआत में। ये इतना सब कंसेप्चुअली क्लियर, क्लैरिटी होना 11th 12th पे मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? फिर बता दो। चलो, कंक्लूड कर रहे हैं अपन आज का लेक्चर। ये मैं समझा चुका हूँ काफी सारी बातें, देखें अब तुम्हें कितने ग्रास्प कैसे कर रहे हो। चल, जैसे मैं आज तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ, तुम आईपीसीसी में पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, कोई पढ़ा रहा होगा तो समझोगे। तो कंसेप्ट सीखने के बाद वर्ड्स स्टेटमेंट्स नए मिल सकते हैं, पर थॉट प्रोसेस वही वाली चल रही होती है जो हमें हमने कंसेप्ट में सीखे होते हैं। लेट्स सी अभी तक अपन ने जितनी बातें की उससे हमें कितनी हेल्प मिलती है यहाँ। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट, एसेट हेल्ड, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसीलिए तो अपन उसको करंट एसेट में लिखते थे। एग्री और नॉट? और एसेट हेल्ड फॉर सेल मतलब ये फिनिश गुड्स की बातें कर रहा है। एसेट्स हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल मतलब ये रॉ मटेरियल की बातें कर रहा है। या डब्ल्यूआईपी भी हो सकता है, प्रोसेस में है ना। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। देखो यार, ये जो इक्विपमेंट है ना, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल अदर देन, इनको तो बाहर कर दिया, इसको तो इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे हम। यही है तुम्हारे लूज टूल्स, और लूज टूल्स को हमने क्या कर दिया है बाहर। याद है लिखते करंट असेट में थे, पर मैंने तुम्हें कहा था इसको हम करंट असेट की वैल्यूएशन में कभी भी शामिल नहीं करते इसको। ये एनसीए से रिलेटेड है, क्योंकि ये मशीन्स के साथ जुड़े रहते हैं। तो फिर सर इनको अगर छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? बचेगा ना ग्रीस। ग्रीस समझते हो? लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आया क्या इसमें? सर आया ना। सर्विसिंग इक्विपमेंट आया। तो ये ग्रीस नहीं आएगा इन्वेंट्री में। पर तुम्हारे एक मजेदार चीज समझाता हूं। सपोज तुम लाए हो पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड समझते हो? पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल, चूहों से, कॉकरोचेस से बचाने के लिए। अब क्या तुम यहां पे ला सकते हो उसको? उससे उससे मशीन खराब होने वाली है क्या? नहीं। मशीन की सर्विस होने वाली है क्या? नहीं। बल्कि किसको बचाएंगे वो पेस्टिसाइड्स? आपके गुड्स को। तो ये पेस्टिसाइड्स को इन्वेंट्री माने या ना माने, ये हेल्ड फॉर सेल तो नहीं है, हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं है, इससे फिनिश गुड्स नहीं बन रहा।
पर ये कंज्यूम हो रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, प्रोडक्शन या फिर सेल करने में, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सप्लाई, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल बोल के। क्या बोलते हो? समझा पाया कि नहीं मैं? ये इन्वेंट्री में आएगा। और लूज टूल्स नहीं आते, जैसे वो नट बोल्ट और वो होते हैं ना, बड़े बड़े पाने होते हैं वो नट बोल्ट को कसने के लिए, या लुब्रिकेशन है, ये सब मशीन मेंटेनेंस में चला जाएगा। तो मशीन के स्पेयर्स, मशीन को सर्विस करने वाले इक्विपमेंट, ये नहीं बोल रहे हम कि यहां आ जाएंगे, इसलिए उसके लिए लिखा है अदर देन। क्या पता, बोलो भाई। तो ये वो जो ऊपर हमने 5 टाइप पढ़े थे, उसमें से देखो एफ जी यहां आ गया, आर एम यहां आ गया, डब्ल्यू आई पी यहां आया, स्पेयर्स भी यहां आए, और एक कहानी और सुन लो, पैकिंग मटेरियल भी यहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कंजम्पशन के गुड्स को प्रोडक्शन करने का एग्जांपल पेस्टिसाइड है, कि भाई वो मेंटेन रहे, और सेल को सपोर्ट करने वाला पैकिंग है। बोलो जी बोलो। यही होती है इन्वेंट्री। बच्चों वाली बातें आगे। देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करती है आपके पास कैसी इन्वेंट्री होगी। द इन्वेंट्री फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, उनके जो इन्वेंट्री होती है, वो वही प्रोडक्ट होते हैं जो उन्होंने खरीदा है, वही प्रोडक्ट वो रीसेल करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट खरीद के प्रोडक्ट बेचते हैं, रॉ मटेरियल नहीं खरीदते। इट मे ऑल्सो हैव एन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाई सच एज रैपिंग पेपर। ट्रेडिंग कंसर्न के पास भी ये वाली इन्वेंट्री हो सकती है। बोलो ना हाँ या ना। उनके गुड्स को मेंटेनेबल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, है ना, कार्टून्स और स्टेशनरी, ये सब इन्वेंट्री इनके पास भी हो सकती है। द इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो इन्वेंट्री है, उसकी टाइप होती है रॉ मटेरियल, उसकी टाइप होती है वर्क इन प्रोग्रेस, पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री, पार्शली कंप्लीटेड, और फिनिश गुड्स जो जो अब रेडी फॉर सेल है। तो 3 तरह की इन्वेंट्री इनकी होती है। कोई डाउट है तो पूछो। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी मेंटेनेंस, सप्लाई, कंज्यूमेबल, लूज टूल, स्पेयर पार्ट, ये सारी इन्वेंट्री भी होती है। हाउएवर इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, क्योंकि ये मशीन से रिलेटेड है और ये फिक्स असेट से रिलेटेड है, इनको हम इन्वेंट्री में शामिल नहीं रखते। इसीलिए वो रेशोस पढ़ाते समय मैंने तुम्हें कहा था कि जब रेशो का कैलकुलेशन करो, और जब तुम्हें करंट असेट को यूज करना है, तो करंट असेट में से लूज टूल्स को उड़ा दो, क्योंकि ये दिख भले ही यहां रहे हो करंट एसेट में, बट ये बिलोंग करते हैं एनसी को। लेकिन अगर आपके स्पेयर या पैकिंग गुड्स के प्रोडक्शन और गुड्स की सेल से रिलेट करते हैं, ना कि मशीन के मेंटेनेंस से, वो वाले टाइप के, जैसे पेस्टिसाइड्स हुए, जैसे पैकिंग मटेरियल हुआ, वो इन्वेंट्री में आएगा। कोई डाउट है तो बताओ यार। तो किसको बाहर कर दिया? जो फिक्स असेट से रिलेटेड स्पेयर पार्ट थे, फिक्स असेट से रिलेटेड सर्विस इक्विपमेंट थे, ऐसे मशीन के स्पेयर पार्ट जो है वो इन्वेंट्री में शामिल नहीं होंगे। ये लिखा है ना वर्ड, हाउ एवर इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड। कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आप बिल्डिंग बनाते हो, तो आधी अधूरी बनी हुई बिल्डिंग भी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री कहलाएगी। अरे यार, अपना बिजनेस ही है बिल्डिंग बना के बेचना। तो बिल्डिंग इस बार ये वाली बिल्डिंग फिक्स असेट में थोड़ी आएगी। फिक्स एसेट में तो वो वाली बिल्डिंग आएगी जिसमें अपना ऑफिस लगता है, जिसमें हम बिजनेस ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं। ये तो उल्टा बेचने के इंटेंशन से बना रहे हैं। ऐसे सिखाया था ना मैंने, बिल्डिंग तो कहीं भी आ सकती है, फिक्स एसेट भी हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और इन्वेंट्री भी हो सकता है। भूल गए क्या? तो वापस याद दिलाऊं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, ये भी समझ चुके हैं हम ऊपर। एट द ईयर एंड, स्टॉक की कहानी होती किस दिन है? लास्ट डे। जिस दिन बुक्स क्या होती हैं? क्लोज।
एवरी बिजनेस एंटिटी नीड टू असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री नहीं निकालोगे तो जीपी कैसे निकालोगे, जब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो बुक्स क्लोज करनी है मतलब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे जीपी निकालना है, जीपी तो तब निकलेगा जब सेल से सीओजीएस माइनस होगा, ना कि पूरा परचेस, जो कि बेची तो उतनी ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए ये भी पता होना चाहिए। इस क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है आपके पास रॉ मटेरियल हो, अभी तक लकड़ी ही पड़ी है, फर्नीचर बना ही नहीं है, डब्ल्यूआईपी हो, आधा अधूरा फर्नीचर है, फिनिश गुड्स हो, अदर कंज्यूमेबल आइटम्स हो, वो स्पेयर्स और पैकिंग मटेरियल। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज पुट एट द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये इसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग में एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखे, कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड पे। और इस एंट्री का दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा हमें, वहां क्लोजिंग स्टॉक ही दिखाते हैं 31 मार्च को, ओपनिंग नहीं दिखाते, रिकॉर्ड ही उस दिन हुआ है। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स द अकाउंटेंट शुड नो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो एज अ अकाउंटेंट फाइनल अकाउंट बनाने के पहले हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पता होना चाहिए। अभी तक जब तक हमने पढ़ा है, जब तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि गिवन होती है इंफॉर्मेशन तो उठा के हम यूज कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे उसको कि वो आई कैसे। बात समझ में आई कि नहीं? मैं कभी नहीं सिखाया मैंने तुम्हें कि वो आई कैसे, बस उसने दी है वो मान ली, जबकि निकलता तो वो परचेज और सेल्स है, फिर भी हम नहीं निकाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कौन सी मेथड यूज कर रहा है वो क्वेश्चन में। अब वो बोलेगा ये वाली मेथड यूज करो, तो हम निकाल के बता देंगे क्या वैल्यू होनी चाहिए इन्वेंट्री की। बोलो यार। हमारे सिलेबस में हमारा डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, सबसे टफ वाला पार्ट ही है। ट्रेडिंग कंसर्न का तो वैसे भी इजी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रॉपरली फॉलो कर सकता हूँ। हम्म, और थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत सारा, और बहुत सारा पूछा जाता है इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट। इजी नंबर है क्योंकि सब कुछ लॉजिकल और सिस्टमेटिक है। और देखो तुम, थ्योरी चले जा रही है, सब एक ही दिन में थ्योरी पढ़ा दोगे क्या सर? नहीं, इसीलिए तो आज बेसिक इतना पढ़ा दिया कि मैं कहीं से भी शुरू करूं तो तुम्हें समझ में आए। हम थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे और कुछ कुछ टॉपिक प्रैक्टिकल के भी करते जाएंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये देखो ये मेथड्स आ गई, वही उन मेथड्स पे वैल्यूएशन करना शुरू हो गए हम। फीफो मेथड कैसे फॉलो होगी, है ना? तो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है नीचे, और ऊपर थ्योरी भी है अच्छी खासी। तो आस्किंग है इस चैप्टर की, जबरदस्त आस्किंग है, लगभग हर पेपर में क्वेश्चन तय है इसका। तो ठीक है, हम दोनों पार्ट को पैरेलल कर लेंगे, पर उसके लिए अच्छा ज़रूरी ये है कि आज जो मैंने पढ़ाया है इस कंसेप्ट को एक आध बार और 1.5 की स्पीड पे देख लेना।